नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पर स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में हमने बंगाल के बारे में कुछ बातों को बताया है, इसलिए जो लोग आज हमको देख रहे हैं, जो आज हमारी क्लास देख रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वो हमारी वीडियो इसके पहले वाली भी देखें, क्योंकि उसमें बंगाल स्वतंत्र कब हुआ मुग़ल सत्ता से, किस मुग़ल बादशाह के समय स्वतंत्र हुआ, बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने वाला था कौन, फिर उसका घटना चक्र क्या घटा, फिर उनका अंग्रेज़ों के साथ कैसे युद्ध हुआ। तो ये तमाम चीज़ों को हमने पढ़ाया है। आज हम बंगाल में जो दोस्तों पढ़ना है टॉपिक, वो है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, इसका डेट और सन दोनों याद रख लें तो ज़्यादा आसान है। डेट है 23 जून 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लायू और मुनरो कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए क्लायू को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसीलिए क्लायू को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो कुछ बातें यहाँ पर मैंने आपको यहीं पर बता दिया। ठीक, अब दिमाग में हमारे घटना चक्र चले कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ। तो क्यों हुआ इसके बारे में ये बताने से पहले मैं पिछली वीडियो में जो थोड़ी सी बात बताया था उसको यहाँ पर रिकॉल कर दूँ, ताकि जो लोग कल की वीडियो देखे हैं या इसके पहले वाली वीडियो देखे हैं तो उससे इस वीडियो को समझ सकें। आपको मैं बता दूँ कि अंग्रेज़ों और क्लायू के बीच संधि हुई, अलीनगर की संधि। अलीनगर अंग्रेज और क्लायू के बीच। हम इसमें बता रहा हूँ प्लासी के युद्ध के पीछे कारण क्या था, किस कारण से प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक, तो अलीनगर की संधि हुई। यह संधि जो थी वह फरवरी 1757 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इस संधि में क्लायू और सिराजुद्दौला के बीच समझौता हो गया। क्लायू माने अंग्रेज़ों को कलकत्ता दे दिया गया तथा उसकी चहार दीवारी या उसको दुर्गीकरण करने का उसको फ्री कर दिया गया एवं अपने सिक्कों को ढालने की अनुमति दे दी गई। यहीं पर सिराजुद्दौला ने बहुत बड़ी चूक कर दिया था। उसने सामरिक दृष्टिकोण से इस बात को समझ नहीं पाया, जबकि क्लायू इस चीज़ को बहुत बढ़िया से पकड़ा। 13 मार्च 1757 को क्लायू ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। ये क्लायू ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया और ये घटना चक्र सिराजुद्दौला को लगा कि इस अंग्रेज हमारी प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहे हैं, तो इसके लिए उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रमण किया। तो कारण मैंने आपको बता दिया। युद्ध से पहले गौर करें, युद्ध से पहले क्लायू बहुत चालाक था। उसको लगा कि सिराजुद्दौला को हराना मुश्किल है, इसलिए उसने सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उनको मिलाने का प्रयास किया। इसमें मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, मीर जाफ़र को क्लायू ने बंगाल का नवाब बनने का लालच दिया। ठीक, और
इसके साथ एक तो षड्यंत्रकारी एक ये था, दूसरा राज दुर्लभ, नंबर 3 शौकत जंग, 4 घसीटी बेगम, 5 घसीटी बेगम, 5 ये सब षड्यंत्रकारी हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ। जगत सेठ और 6 अमीचंद। ठीक है, ये लोग क्लाइव के साथ मिल गए और क्लाइव ने मीर जाफर को यह लालच दिया कि आपको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। अतः युद्ध संभव हो गया। आमों के निकुंज था, आमों के निकुंज में, आमों के बगीचे में बीएल ग्रोवर की बुक में ये लिखा है कि आमों के निकुंज के बीच क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। क्लाइव आप लिखते चलेंगे, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर मदान, इस युद्ध में सिराजुद्दौला के 2 सेनापति मीर मदान और मोहन लाल, मीर मदान और मोहन लाल ने एक समय क्लाइव को लगभग पराजित कर दिया था, परंतु एक गोली मोहन लाल को लग गई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कुछ समय के बाद मीर मदान की भी मृत्यु हो गई। जब सिराजुद्दौला ने मीर जाफर से आक्रमण करने को कहा तो मीर जाफर ने अपनी सेना के साथ एक तरफ खड़ा रहा, मतलब वह तो षड्यंत्र में शामिल था। ऐसा समझकर सिराजुद्दौला को यह लगा कि अब मैं हार जाऊंगा, तो यहाँ से सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद भागा। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। बाद में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। इस प्रकार से सिराजुद्दौला हार गया और उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और हत्या कराने वाला जो व्यक्ति था वह था मीरन। ये मीरन कौन था? तो यह मीरन मीर जाफर का पुत्र था। बात समझे। प्रश्न में दिमाग में प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, तो क्यों का रीज़न यहाँ पर है। ये जब क्लाइव ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर को छीन लिया तो ये सिराजुद्दौला के लगा कि यह हमारी प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहा है। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में संघर्ष संभावी हो गया। तो इस चीज़ को पहले ही क्लाइव समझ चुका था, इसलिए उसने क्या किया कि सबसे पहले मीर जाफर को अपनी ओर मिलाया और इसको लालच दिया कि आपको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, और इसमें साथ दिया अमीचंद, जगत सेठ, घसीटी बेगम, शौकत जंग और लायत दुर्लभ ने। यह युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध आमों के निकुंज के बीच में। इसमें एक समय लगभग क्लाइव हार रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से गोली सोहन लाल और मीर मदान को लगी, जिसमें वो मर गए। जब इसकी सिराजुद्दौला की एक पंक्ति कमज़ोर हो गई, दूसरी पंक्ति से उसने आक्रमण करने को कहा मीर जाफर को, लेकिन मीर जाफर ने अपनी सेना को लेकर खड़ा रहा, क्योंकि वह तो षड्यंत्रकारियों में शामिल था। परिणाम ये हुआ, सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद भागा। रास्ते में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम चलते हैं। आगे ये है कि
अब बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। अब बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बना मीर जाफर। बहुत ध्यान से सुने, मीर जाफर। मीर जाफर नवाब बना, तो नवाब बनने के बाद इसने, मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगने की, को 24 परगना पश्चिम बंगाल में है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगने की जमींदारी दे दिया, जमींदारी दिया। लगभग 3,40,000 3,40,000 पाउंड क्लायू को व्यक्तिगत भेंट दिया। अगली बात ध्यान से देखिए, क्लायू को व्यक्तिगत भेंट दिया। अगली बात इसमें है लगभग 2,34,000 होगा, 2,34,000, लगभग 50 लाख सेना को दिया, माने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को दिया। अब ये जो मीर जाफर था, ये अंग्रेज़ों के लिए एकदम कठपुतली की तरह था, अंग्रेज़ों के लिए एकदम कठपुतली की तरह था। और इससे जब चाहते अंग्रेज पैसा लेते। मतलब मीर जाफर वह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के समान था, जिसको जब दबाओ तो अंडा निकलेगा। ये था, ये अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को वही समझा। इसके अलावा ध्यान से देखें, इसके अलावा एक सेना की टुकड़ी, अंग्रेज़ों के सेना की टुकड़ी बंगाल में, बात समझिएगा, बंगाल में नियुक्त कर दी गई। इसका मतलब देखिए, समझिए, मीर जाफर को अपनी सेना भंग करने को कह दिया गया, बात समझिए। और उसकी अंग्रेज़ों ने यह कह दिया कि आपकी रक्षा करने के लिए हमारी एक सेना की टुकड़ी होगी। इसको नवाब ने, क्योंकि वह दूरदर्शी नहीं था, समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जब आपके पास, जब बंगाल के नवाब मीर जाफर की सेना समाप्त हो गई, तो गौर करिए, आप किसके बल पर कभी विद्रोह करना चाहेंगे? जब आपके पास सेना नहीं होगी तो विद्रोह किसके बल पर आप करेंगे? और यह सेना की टुकड़ी, यह मीर जाफर के बातों को न मानकर किसकी बातों को मानते थे? अंग्रेज़ों की बातों को मानते थे। और कभी भी मीर जाफर विद्रोह नहीं कर सकता था। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो समस्या का समाधान हुआ अंग्रेज़ों का, वो ये था कि अंग्रेज़ों की सेना का जो खर्चा, खाने पीने की जो व्यवस्था, वह समस्या का जो समाधान हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो खर्च कहाँ से मिलने लगा? बंगाल से मिलने लगा। माने सेना किसी और की, सेना की स्वामी भक्ति किसी और के समक्ष, और सेना खा किसका रही है? बंगाल के नवाब का। इस अल्पज्ञानी नवाबों को क्या कहा जाए, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम एक तरह से कह लीजिए खलनायकों की श्रेणी में रख दिया। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास रटने की चरित नहीं है, इतिहास हमको समझना है और अपने आने वाले समय के साथ एडाप्ट करना है। कि आज की परिस्थितियों में आप देखिए कि चीन भारत को चारों तरफ से वह घेरने का प्रयास कर रहा है, एक लड़ियों की माला, स्प्लिट ऑफ रोल रिंग्स बनाने का प्रयास कर रहा है। वह म्यांमार को पैसा दे रहा है, वह नेपाल को दे रहा है। नेपाल के माओवादी नेताओं को चीन ने पैसा दिया ताकि वो दुनिया के सामने भारत की जो है साख को वो सोशल मीडिया के माध्यम से ख़राब करने का प्रयास करे। तो ये क्या है? ये यही है। और उसके कारण कभी कभी हमारे देश के नेता भी उन बातों को मान लेते हैं। तो यही हमारे देश के दुर्भाग्य रहा। इन चीज़ों को हम आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद
क्लायू इंग्लैंड चला गया, लिख लेंगे। प्लासी के युद्ध के बाद क्लायू इंग्लैंड चला गया। उसके बाद कुछ समय के लिए एक स्थानापन्न गवर्नर बना। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक स्थानापन्न गवर्नर वेनिनस्टाट बना। वेनिनस्टाट बना। कुछ समय के लिए एक स्थानापन्न गवर्नर वेनिनस्टाट बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे चलते हैं। ठीक, मीर जाफर कुल 1757 से लेकर 1760 तक ही गद्दी पर रहा। मतलब इन 3 वर्षों में कंपनी का लगभग 25 लाख रुपया, कंपनी का लगभग 25 लाख रुपया बकाया हो गया मीर जाफर पर। और मीर जाफर की स्थिति ये थी कि वह ये पैसा जो है वह अंग्रेज़ों को दे नहीं सकता था। ठीक है, अब मीर जाफर के खिलाफ षड्यंत्र होने शुरू हुए और यह षड्यंत्र किया मीर कासिम ने। ये मीर कासिम कौन था? तो यह मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। जैसे आप अगर किसी के खिलाफ खाई खोदते हैं, गड्ढा करते हैं, तो ईश्वर आपके भी खिलाफ गड्ढा का तैयार पहले से कर रखा होता है। वही हाल मीर जाफर के साथ हुआ। जिस तरह से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ दगाबाजी की और बंगाल का नवाब बनने के लिए उसने उसके साथ धोखा किया, उसी प्रकार मीर कासिम भी मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया। और गद्दी से हटाने के बाद मीर जाफर अब बंगाल का नवाब बना और इसका कालखंड होगा 1760 से लेकर 1764 ईस्वी। ठीक है, जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो उसने उसकी खुशी में अंग्रेज़ों को, इसकी खुशी में अंग्रेज़ों को माने कंपनी को वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर के ज़िले दे दिए, नंबर 1। नंबर 2, चूने के व्यापार में आधे पर शेयर बंद कर दिया। नंबर 3, चूने के व्यापार में आधे के हिस्सेदार हो गए अंग्रेज। नंबर 3, दक्षिण के अभियान में 5 लाख रुपया देना था। ठीक है, अब इस घटना के बाद इसके अलावा मीर कासिम ने इस घटना माने बंगाल का नवाब बनने के लिए मीर कासिम ने वेनिनस्टाट को 5 लाख रुपए भी दिया। वेनिनस्टाट को घूस के रूप में 5 लाख रुपए दिया। अब कौन नवाब बन गया है? मीर कासिम। तो ये घटना चक्र आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने एकदम फ्रेम से अलग अलग कर दिया है। आप इसको कॉपी पर लिख लेंगे। जो लोग आज देख रहे हैं हमारा चैनल, उनसे निवेदन है कि वो आज की वीडियो देख रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें। वीडियो आप पूरा देखते हैं और उसको लाइक भी करें। जो थंब बना होता है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करने को कहें। हमारा चैनल है यूनिक एकेडमी अश्विनी राय। ठीक, अब दोस्तों, अब बंगाल का नवाब बन गया मीर कासिम।
अब बंगाल का नवाब बन गया मीर कासिम। ठीक है, अब यहाँ समझिए मीर कासिम का समय देखिए 1760 से, मैं इसको बता भी चुका हूँ, यहाँ पे फिलिप लिख देता हूँ, 1760 से 1764। आगे चलें। मीर कासिम अंग्रेजों के उन षड्यंत्रों को समझता था, इसलिए उसने क्या किया कि अपनी राजधानी, नंबर 1 बात इसमें, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। इसके पहले की बात करें, जब बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने किया था, तो उसने अपनी राजधानी ढाका से, ध्यान सुन लें, उसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित किया था, परंतु मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। ठीक, अगली बात, आगे की बात इसमें लिखने की, मीर कासिम यूरोपीय तर्ज पर अब सेना बनाना चाहता था। लिखने की बात, बनाना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि अंग्रेज अधिक दिनों तक हमको नवाब की गद्दी पर बैठने नहीं देंगे। आगे चलें। इसके लिए उसने डचों का साथ लिया, परंतु 1760 में वेदरा के युद्ध में, 1760 के युद्ध में, वेदरा के युद्ध में, इसको बढ़ा चुका हूँ, अंग्रेज और डचों के बीच युद्ध हुआ। 1760 के युद्ध में अंग्रेज और डचों के बीच युद्ध हुआ, जिसके युद्ध में डचों की हार हुई। तो अब मीर कासिम का यह कार्य भी असफल हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने इस षड्यंत्र को विफल कर दिया। अब देखिए, मीर कासिम ने दस्तक के विरोध का, दस्तक के मतलब दुरुपयोग का विरोध किया, दस्तक के दुरुपयोग का विरोध किया, क्योंकि इस दस्तक के दुरुपयोग से मीर कासिम को अधिक हानि हो रही थी। दस्तक मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि यह एक प्रकार का लाइसेंस होता था जिसको किसी को व्यापार करने की अनुमति होती थी। अब इसका विरोध के बाद, इसके विरोध के बाद जब अंग्रेजों से उसने कंप्लेन किया, तो भी अंग्रेज व्यापारी ने उसकी बात को नहीं स्वीकार किया। तो मीर कासिम ने क्या किया कि पूरे बंगाल में व्यापार में सबको छूट प्रदान कर दिया, चाहे वो जिनके पास हो या न हो। अब सभी लोग जब बराबर हो गए तो अंग्रेजों के मन में खलबली मच गई कि ये तो हमारे व्यापार पर प्रतिबंध लगा रहा है, क्योंकि उस समय भी अभी तक बंगाल के सूती कपड़े, नीले, सोरा, इन चीज़ों का व्यापार बहुत होता था। अभी तक पूरी हुकूमत अंग्रेज स्थापित नहीं कर पाए थे। तो इससे अंग्रेज व्यापारियों को नुकसान होने लगा। जब अंग्रेज व्यापारियों को नुकसान होने लगा, तो अब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच मनमुटाव प्रारंभ हो गए। ठीक है। इसके अलावा मीर कासिम ने अधिकारियों से, जो छुपाते थे अधिकारी अपने पास पैसा, जिसको खिजरी जमा कहा गया, वह भी वसूला। अब इन घटनाओं से अंग्रेज परेशान हो गए। अतः मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ।
मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में ये युद्ध जो है 3 बार हुए। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। एक युद्ध हुआ 9 जुलाई, एक युद्ध हुआ 9 जुलाई 1763 गिरिया, 9 जुलाई 1763 वर्धमान में। 2 अगस्त 1763 गिरिया, और नंबर 3 गिरिया, और नंबर 3 4 सितंबर 1763 उदनौला। इन सभी युद्धों में मीर कासिम हारा। इन सभी युद्धों में मीर कासिम हारा और यहाँ से वह बिहार भागा। ठीक है, आगे अब जो है पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इसका सन देख लेंगे। बक्सर का युद्ध ये हो गया आपका। अगला युद्ध हुआ दोस्तों बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। यह युद्ध देखिए अंग्रेजों वर्सेस, यहाँ ध्यान देंगे क्लायू नहीं था, यहाँ पर वेनिनस्टार्ट था। क्लायू तो लंदन चला जा चुका है, यहाँ पर जो है वेनिनस्टार्ट है, क्लायू नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था। बंगाल वाले में तो प्लासी वाले में तो क्लायू था, लेकिन बक्सर वाले में नहीं था। अंग्रेजों और 3 शासक माने शाह आलम द्वितीय, नंबर 2 शुजाउद्दौला, और नंबर 3 मीर कासिम। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह जिसका मूल नाम अली गौहर, शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था, मीर कासिम ये बंगाल का नवाब था। तो इन युद्धों में अब यहाँ ध्यान दें कि ये युद्ध एकदम पुरुषार्थ, तकनीक, शस्त्रों का युद्ध था। यद्यपि प्लासी का जो युद्ध था वह षड्यंत्रों का युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध का निर्णय तो युद्ध के पहले ही हो चुका था। उस युद्ध का निर्णय, प्लासी के युद्ध का निर्णय तो युद्ध के पहले ही हो चुका था कि जब मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। केवल वो युद्ध केवल झूठे ही नाटक था, मैदान में लड़ा गया, वो तो वहाँ पर सिराजुद्दौला की हार निश्चित थी। लेकिन यहाँ अंग्रेजों की उपलब्धि यही है कि इन्होंने अपने सामरिक नेतृत्व, कुशल प्रबंधन से इन तीनों की सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया। अब बक्सर का युद्ध ही, इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर वास्तविक रूप से अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई। वास्तविक रूप से अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई। ठीक है, तो ये रहा। अब हमने बंगाल शुरू किया और बंगाल के स्वतंत्र सत्ता से लेकर के अंग्रेजों तक मैंने आपको ला दिया। लेकिन अभी यहीं पर एक चीज़ और बताना है आपको, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। जब बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई तो ब्रिटिश हुकूमत ने क्लायू को पुनः भारत भेजा, क्योंकि भारत की परिस्थितियों को जो समझने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो क्लायू था। तो अब क्लायू को पुनः भारत भेजा गया ये इन सत्ता का हेर फेर करने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दें कि बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई
और यह इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। और यह संधि इलाहाबाद की संधि दो थी, दो इलाहाबाद की संधि थी। प्रथम जो थी 12 अगस्त 1765 को हुई और इस संधि को करने वाला जो व्यक्ति था वह था क्लायू। आप लिखते चलेंगे। जो पहली संधि हुई वह थी 12 अगस्त 1765 और दूसरी जो संधि हुई इलाहाबाद की वह है 16 अगस्त 1765। यह जो संधि हुई यह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। और यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के संधि हुई। इस संधि में मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी दे दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी दे दिया। मुगल सम्राट 26 लाख वार्षिक, इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, 26 लाख वार्षिक पर पेंशन भोगी हो गया। ठीक है। शुजाउद्दौला में जो संधि हुई ये देखिए, इसमें अवध और कड़ा, अवध नहीं इलाहाबाद, सॉरी इलाहाबाद और कड़ा मुगल बादशाह को दे दिया गया। अवध और कड़ा मुगल बादशाह को दे दिया गया। ठीक है। अवध में करमुक्त व्यापार की अनुमति मिली। अवध में करमुक्त व्यापार की अनुमति मिली। मतलब एक तरह से ये समझिए कि अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल और अवध पर और मुगल साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इस इलाहाबाद की संधि के बाद अब हम बंगाल का रुख करें। बंगाल में क्या हुआ? क्योंकि बंगाल में मीर कासिम की मृत्यु हो चुकी थी, तो बंगाल में फिर नजीबुद्दौला, ये तो भी मैंने संधि की बात किया। संधि जो हुई थी इलाहाबाद की संधि क्लायू दोनों किया था, एक शाह आलम द्वितीय और एक शुजाउद्दौला के साथ। लेकिन बंगाल में क्या हुआ? नजीबुद्दौला को नवाब बनाया गया। ये नजीबुद्दौला अल्पवयस्क था और नवाब इसको बनाया, इसको नवाब क्लायू ने बनाया। ठीक है। नजीबुद्दौला कौन था? ये तो ये जानिए कि ये मीर जाफर का पुत्र था। नजीबुद्दौला को की शासन कार्यों करने के लिए एक नायब की नियुक्ति हुई, नायब, जिसका नाम था मोहम्मद रजा खां। बात समझें, केवल यह नाम मात्र का शासक था, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कर रहा था कौन? मोहम्मद रजा खां। ये बंगाल का, ये इतिहास में पूछा गया प्रश्न है, बंगाल का प्रथम और अंतिम नायब था। नायब, बंगाल का प्रथम और अंतिम नायब था। नजीबुद्दौला शासनकाल में अल्पवयस्क था, कमज़ोर था, तो उसके लिए क्लायू ने नायब के रूप में मोहम्मद रजा खां की नियुक्ति किया। और ये रजा खां ने को बंगाल का प्रथम और अंतिम नायब कहा जाता है। ठीक है। आगे चलें। इसी घटना के तहत बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ, ड्वेल सिस्टम लागू हुआ। इस द्वैध शासन का जनक लियोनिस कर्टिस था। द्वैध शासक का जनक बनाने वाला लियोनिस कर्टिस था और इसको लागू कराया था बंगाल में। ये रहा आपका बंगाल। बल्कि मैं
फिर से कर देता हूँ, इधर कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ये आप लिख चुके होंगे, लास्ट हिस्से में चल रहा है इसलिए आप अंत तक वीडियो लंबी हो गई होगी, लेकिन ये पूरा चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा इसी बहाने, और बंगाल आपको 2 वीडियो में पूरी तरह से मिल जाएगा। देखिए, द्वैध शासन, ड्वेल सिस्टम, ड्वेल सिस्टम का फाउंडर जो है वो है लियोनिस कर्टिस। लियोनिस, द्वैध शासन लियोनिस कर्टिस। और यह लागू कहाँ हुआ? बंगाल में। लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? क्लायू था। ठीक है, तो इस द्वैध शासन के अंतर्गत क्या था? इस द्वैध शासन के अंतर्गत क्लायू ने दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को अलग कर दिया, जिसको निजामत कहते हैं। निजामत, दीवानी मतलब राजस्व वसूली, और फौजदारी मतलब झगड़ा फसाद, ये मामले होते हैं। इन दोनों को अलग कर दिया, मतलब इसमें जो है पुलिस, न्यायिक कार्य आते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्लायू ने अलग कर दिया। दीवानी का अधिकार क्लायू ने मुगलों से प्राप्त किया। दीवानी का अधिकार क्लायू ने मुगलों से प्राप्त किया, और निजामत का अधिकार बंगाल में नवाब से प्राप्त किया। ठीक है, बंगाल में नवाब से प्राप्त किया। इसमें दीवानी के तहत बंगाल में मोहम्मद रजा खां की नियुक्ति की गई, और बिहार में सिताब राय की नियुक्ति की गई दीवानी वसूलने के लिए। मतलब कर कौन लगाएगा ये तय अंग्रेज करेंगे, और वसूलेगा कौन? यह वसूलने का कार्य ये लोग करेंगे। मतलब जनता के को भाजक कौन होंगे? भारतीय होंगे, नवाब होंगे, और कर कितना होगा यह तय कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। क्लायू बहुत चालाक था। वो बक्सर के युद्ध के बाद पूरे बंगाल का शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले सकता था। बहुत गौर करें, आखिरकार क्यों उससे नहीं लिया? क्यों उसने अभी तक शासन का कार्य मोहम्मद रजा खां और सिताब राय के हाथों करवा रहा है, जबकि पीछे से वो सारे कार्य कर रहा है? क्यों नहीं किया उसने? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था, अगर वो तुरंत ले लेता, अगर बंगाल का शासन अपने सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेता, तो मराठे एकजुट हो जाते और अंग्रेजों के खिलाफ, शायद जो भारत की शक्तियाँ थी जो कभी आपस में लड़ रही थीं, वह सभी एकजुट हो जाते और अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण कर देते। तो इन चीज़ों से क्लायू बहुत शातिर और बहुत चालाक था। इन चीज़ों से ही अभी भी बंगाल में वह प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं ले रहा था, लेकिन कार्य तो अंग्रेज ही कर रहे थे। ठीक है, इसके तहत बंगाल में, ध्यान से देखें, इसके तहत क्लायू ने, ध्यान से देखें, इसके तहत क्लायू ने बंगाल में दीवानी कार्यालय बंगाल में आपका जो है मुर्शिदाबाद में स्थापित किया, और बिहार में पटना में स्थापित किया। ठीक है, इन चीज़ों से, इस व्यवस्था का दुष्परिणाम ये हुआ कि इसमें अंग्रेजों को लाभ तो बहुत हुआ, लेकिन किसानों का शोषण बहुत हुआ। अकाल पड़ा, और अकाल में इतिहासकारों ने लिखा कि आदमी नरभक्षी हो गया था। अपने जीवन को बचाने के लिए वो दूसरों को भी खाने लगा था। ये बहुत
बहुत ही भयंकर अकाल था। इसलिए इस समय के शासन को पर्सिवल ब्राउन ने डाकू का शासन कहा। मतलब इसको भारत की सबसे इस समय के कालखंड को माने जो द्वैध शासन रहा 1765 से 1772, इसको 1765-1772 का जो द्वैध शासन था इसको स्पीयर ने, पर्सियल स्पीयर जो अंग्रेज है, इसने लूट का काल कहा। ठीक है। अब इसके बाद जो बंगाल का गवर्नर बनकर आया वह था वारेन हेस्टिंग्स। इसने द्वैध शासन की बुराइयों को देखा, अतः 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, ये में संवैधानिक विकास में हम डिटेल पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि 1772 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 73 में हुआ था, लेकिन उसके पहले द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। दीवानी कार्यालय जो ये थे यहाँ पर, इसको समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह इन दोनों को आप ये जो दीवानी कार्यालय हैं आप लिख लेंगे। दीवानी कार्यालय जो क्लायू ने खोला था बंगाल का मुर्शिदाबाद में और बिहार का पटना में, इसको वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया और इसकी जगह कलकत्ता में ये प्रश्न पूछा गया है, राजस्व परिषद का गठन किया। प्रश्न पूछा गया है कि राजस्व परिषद, टीजीटी का प्रश्न है ये, राजस्व परिषद का गठन कहाँ किया गया? तो यह कलकत्ता में किया गया। किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और ये रहा बंगाल के नवाब को 16 लाख रुपए देकर, बंगाल के नवाब को 16 लाख वार्षिक पेंशन देकर नवाब के पद से समाप्त कर दिया गया। अब दिमाग में आना चाहिए कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो नजीमुद्दौला। और प्रथम नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। ये दो बातों को याद रखें, क्योंकि नजीमुद्दौला के समय ये घटनाएं घटी। माने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब बंगाल का अब कंपनी का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक टॉपिक और है, 1766 ईस्वी में, आप नीचे लिख लीजिएगा, 1766 ईस्वी में अधिकारी दोहरा भत्ता लेते थे। अधिकारी जो है दोहरा भत्ता लेते थे। क्लायू ने इस दोहरे भत्ते को समाप्त कर दिया। इसीलिए अंग्रेज अधिकारियों ने क्लायू के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने ही क्लायू के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसलिए इसे इतिहास में श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो टीजीटी के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि श्वेत विद्रोह किसने किया था? क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में आया कि भारतीयों ने किया, नहीं, अंग्रेज अधिकारियों ने ही क्लायू के खिलाफ किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसे दोहरा भत्ता समाप्त कर दिया। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म। बंगाल, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, द्वैध शासन और द्वैध शासन की समाप्ति, ये सब को सब मैंने एक वीडियो बना दिया। वीडियो बड़ी होगी लेकिन पूरा पढ़िएगा, अंत तक देखिएगा, पूरा मज़ा आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारा चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय। थैंक यू वेरी मच।